शिक्षा में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। टॉपिक नंबर 2, कुल गुणवत्ता प्रबंधन, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अवधारणा का विकास सर्वप्रथम किसने किया? डेमिंग ने। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की अवधारणा का विकास 1950 के दशक में अमेरिकी विद्वान एडवर्ड डेमिंग द्वारा किया गया, परंतु TQM का पहली बार प्रभावी प्रयोग जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुई अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए किया गया। प्रारंभ में TQM का विकास औद्योगिक क्षेत्र में कार्य क्षमता में सुधार हेतु किया गया था। इसके बाद उद्योगों के अलावा अन्य क्षेत्रों के साथ साथ शैक्षिक क्षेत्र में भी इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। जापान की सफलता से प्रभावित होकर विश्व के कई देशों ने TQM को अपनाना प्रारंभ किया और शीघ्र ही ये वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हो गया। शैक्षिक क्षेत्र में TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की अवधारणा में न केवल उच्च शैक्षिक गुणवत्ता को प्राप्त अचीव करना शामिल होता है, बल्कि शैक्षिक प्रक्रिया के सभी घटकों यथा संस्थान प्रबंधन, अंतर व्यक्तिक संबंध, सामग्री एवं मानवीय संसाधन आदि सभी को प्रभावित करना भी शामिल होता है। डेमिंग ने 1979 में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के विषय में निम्न विशेषताएं बताई। उत्पाद एवं सेवा में सुधार करके प्रतियोगी बनकर बाजार में टिके रहना और कर्मचारी को रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा करना। गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए स्वयं पर निर्भर रहे, न कि सामूहिक निरीक्षण पर। लागत में कमी के लिए उत्पादन एवं सेवा प्रणाली को लगातार सुधारते हुए गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार किया जाए। नवीन दर्शन को ग्रहण करते हुए कार्यरत स्टाफ के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें। भय की भावना बाहर निकालकर स्टाफ से प्रभावी ढंग से कार्य करवाएं। यह प्रिंसिपल के लिए दिशा निर्देश है। ठीक है। विभागों में आने वाली बाधा को दूर करें। बिना पर्याप्त श्रम शक्ति के बेहतर तौर तरीकों की सुविधा देते हुए उत्पादन के नए स्तर प्राप्त करने के नारे उद्बोधन तथा लक्ष्य देना ठीक नहीं है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त श्रम शक्ति और बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए। सांख्यिकी नियतांक कोटा निश्चित करने वाले कार्य मानकों में दूरी बनाए। व्यक्तियों द्वारा अपनी कार्य कुशलता के लिए वर्ग करने के लिए अधिकार से संबंध बाधा हटा देता है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में डेमिंग चक्र में शामिल नहीं है, तो वह है निर्देशन, योजना है, जांच है, क्रियान्वयन है, जबकि निर्देशन नहीं है। प्रथम चरण योजना यानी प्लान, द्वितीय चरण करना, तृतीय चरण है जांच करना और अंतिम चरण है कार्रवाई करना। योजना बनाना, कार्य करना, जांच करना, कार्रवाई करना। योजना बनाना, कार्य करना, जांच करना और कार्रवाई करना। प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान, डू, चेक, एक्ट। किसके अनुसार कुल गुणवत्ता प्रबंधन यह सुनिश्चित करने का एक व्यवस्थित तरीका है संगठित गतिविधियों उनकी पूरी योजना अनुसार ही घटित हो रही है? तो क्रॉसबी के अनुसार, डेमिंग के अनुसार ये विभिन्न परिभाषाएं दी गई। यंग के अनुसार, हार्वे के अनुसार, नवरत्न एवं ओ कॉनेर और स्पार्क क्या क्या? शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण, उचित, सार्थक, अधिगम लक्ष्यों को विशेषीकृत करने और विद्यार्थियों द्वारा उन्हें पाने हेतु शक्ति संपन्न बनाना। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट त्रयी के रूप में किन्हें जाना जाता है? डेमिंग, जुरान और क्रॉसबी को। डेमिंग, जुरान और क्रॉसबी को। गुणवत्ता त्रयी अवधारणा किसकी देन है? जापान की। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी ट्रायोलॉजी, जुरान ने त्रयी अवधारणा दी। गुणवत्ता योजना, गुणवत्ता प्रगति, गुणवत्ता नियंत्रण। संबंध, विद्यार्थी, संस्था, आवश्यकताओं से संबंध। सतत सुधार और स्व मूल्यांकन सुधार कार्यक्रम, गुणवत्ता व्यवस्था और संपूर्ण गुणवत्ता। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन TQM के 6 CS में शामिल नहीं है, तो वो है कमांड शामिल नहीं है, कंट्रोल है, कमिटमेंट है, कस्टमर फोकस है, जबकि कमांड नहीं है। कंट्रोल, कमिटमेंट, कस्टमर फोकस, कोऑपरेशन, कल्चर, कंटिन्यूज एंड इम्प्रूवमेंट। क्रॉसबी द्वारा संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन TQM के लिए कितने तत्व सुझाए गए हैं? तो वह है 14 तत्व। क्रॉसबी के द्वारा संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन TQM
के लिए कितने तत्व सुझाए गए हैं? तो 14 तत्व हैं। वायदा का प्रबंधन, गुणवत्ता उन्नत टीम, गुणवत्ता मापन, गुणवत्ता की मुक्ति, गुणवत्ता चेतना, सुधार कार्य, शून्य प्रभाव योजना, प्रक्षेत्रीय प्रेक्षणीय प्रशिक्षण, शून्य प्रभाव दिवस मनाएं, शून्य दोष की प्रक्रिया प्रारंभ करने का दिन घोषित करें, लक्ष्य निर्धारण, गलतियों के कारणों को हटाना, प्रशंसा, गुणवत्ता परिषद और कार्यविधि का दोहराव। TQM के निम्नलिखित सिद्धांत पर विचार कर रही सिद्धांतों का चयन कीजिए। उपयुक्त सभी: ग्राहक केंद्रित, कुल कर्मचारी भागीदारी, प्रक्रिया केंद्रित, एकीकृत प्रणाली, संचार, निरंतर सुधार, तथ्य आधारित निर्णय लेना और रणनीति और व्यवस्थित दृष्टिकोण। TQM के सिद्धांत: ग्राहक केंद्रित, कुल कर्मचारी भागीदारी, तथ्य आधारित निर्णय लेना, एकीकृत प्रणाली, संचार यानी कम्युनिकेशन, प्रक्रिया केंद्रित और रणनीति और व्यवस्थित दृष्टिकोण, निरंतर सुधार। वेटचेयर के अनुसार TQM 3 शब्दों के संयोजन से बना है, जिसमें Q का अर्थ है क्वालिटी, T मतलब टोटल, Q मतलब क्वालिटी और M मतलब मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कुल गुणवत्ता प्रबंधन। TQM के मूल सिद्धांत कौन से हैं? ग्राहक पर फोकस, सहभागिता और टीम वर्क, निरंतर सुधार एवं सीखने की प्रवृत्ति सभी है। TQM के सिद्धांत है ग्राहक पर फोकस, सहभागिता, टीम वर्क, निरंतर सुधार एवं सीखने की प्रवृत्ति। शिक्षा में TQM के संकेतक तत्वों में शामिल नहीं है, पहचान और संप्रेषण शामिल नहीं है। शिक्षा में TQM के संकेतक तत्व 7 वर्गों में विभक्त किया गया है। पाठ्यचर्या संबंधी पहलू, शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन, शोध परामर्श एवं प्रसार, आधारभूत ढांचा एवं अधिगम सुविधाएं, विद्यार्थी समर्थन व प्रगति, प्रशासन संचालन एवं नेतृत्व, नवाचारी प्रैक्टिसेज। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 के अंतर्गत किन कक्षाओं हेतु परीक्षा का आयोजन किया गया? 3, 5, 8, 10। 3, 5, 8, 10 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 यह शिक्षा प्रणाली के सीखने के परिणामों और स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है। पूरे भारत में आयोजित सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी नमूना आधारित शिक्षा सर्वेक्षण है। यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। इसे प्रथम बार 2005-6 में जारी किया गया। NAS 2021 का आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने NAS 2021 के लिए एक मूल्यांकन रूपरेखा व उपकरण तैयार किए। सरकारी या निजी सभी स्कूलों में, ठीक है। कक्षा श्रेणियाँ 3 और 5 भाषा, EVS और गणित। कक्षा 8 के लिए भाषा विज्ञान, गणित, सामाजिक। कक्षा 10 के लिए भाषा विज्ञान, गणित, सामाजिक और अंग्रेजी। उद्देश्य शिक्षा प्रणाली की दक्षता के संकेतक के रूप में बच्चों की प्रगति और सीखने की दक्षता का मूल्यांकन करना, ताकि विभिन्न स्तरों पर उपचारात्मक कार्यों के लिए उचित कदम उठाया जा सके। NAS 2021 की मुख्य विशेषताएं: राष्ट्रीय औसत। कक्षा 3 के लिए गए छात्रों का राष्ट्रीय औसत प्रतिशत 59 था, जो कक्षा 5 में 10% की गिरावट के साथ 49 रह गया। इसमें कक्षा 8 41% और फिर 10 में 37% गिरावट आई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण स्कूलों का प्रदर्शन उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्कूलों की तुलना में बहुत पीछे रहा। सामाजिक समूहों का प्रदर्शन। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों में छात्रों को प्रदर्शन सामान्य श्रेणी के छात्रों की तुलना में कम रहा। लिंगवार प्रदर्शन। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लड़कियों का औसत प्रदर्शन कक्षाओं में लगभग सभी विषयों में लड़कों की तुलना में बेहतर रहा। मतलब लड़कियां टॉप कर रही है, लड़के पीछे जा रहे हैं, क्या हो रहा है भाई? लिंगवार प्रदर्शन। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लड़कियों का औसत प्रदर्शन कक्षाओं में लगभग सभी विषयों में लड़कों की तुलना में बेहतर रहा। लड़का 14 की नहीं आवे, छोटा ठीक रहा। सीखने के बारे में छात्रों की धारणा। महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने की अवधि में घर पर सीखने के बारे में छात्रों की धारणा के अनुसार 78% छात्रों ने इसे बहुत सारे असाइनमेंट के साथ बोझ बताया। कम से कम 38% छात्रों को घर पर सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ा, जबकि 24% ने
कहा कि उनके पास घर पर डिजिटल उपकरण नहीं है। राज्यों का प्रदर्शन अभी चलता रहेगा। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो विश्व बैंक, नीति आयोग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से। SEQI स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक विश्व बैंक, नीति आयोग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक को दो श्रेणियों में परिणाम, सीखने की प्रक्रिया, पहुंच क्षमता, बुनियादी ढांचे की सुविधा और शासन एवं प्रबंधन। भारतीय गुणवत्ता परिषद का कौन सा बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में सुधार एवं प्रत्ययन संबंधी कार्य करता है? तो वो है NABET, नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कौन सा विकल्प असंगत है? TQM का जनक डेमिंग है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जनक डेमिंग है, सांख्यिक गुणवत्ता नियंत्रण का जनक सेवार्ट है, गुणवत्ता के 14 सोपान कॉस्बी द्वारा, गुणवत्ता के 4 सोपान जुरान द्वारा नहीं। TQM द्वारा प्रमुख विचार है उनकी उपलब्धियां। ये इम्पोर्टेंट है भाई सारणी, इसमें तो सवाल आता ही फिक्स है। डेमिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जनक, सेवार्ट सांख्यिक गुणवत्ता नियंत्रण का जनक, कॉस्बी 14 सोपान, जुरान ट्रायोलॉजी प्रस्तुत। जुरान ने ट्रायोलॉजी प्रस्तुत की जिसमें गुणवत्ता योजना, गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता सुधार। फेजिनबॉम ने गुणवत्ता के 4 सोपान बताए। TQM का अग्रदूत है कौन? 4 सोपान फेजिनबॉम के। कोरू इशिकावा गुणवत्ता चक्र 7 उपकरण है। एडवर्ड सेलिस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट स्कूल में TQM का कालक्रम बताया। मायरोन ट्राइबस ने क्या कहा? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन स्कूल में 7 तत्वों, दर्शन, दृष्टिकोण, रणनीति, कौशल, साधन, पुरस्कार, संगठन आदि। अगला हमारा टॉपिक आ गया है शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, एजुकेशन सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। प्रशासन का वह कार्य जो शैक्षिक कार्यक्रमों की देखरेख सुधार से संबंधित है, तो वो है पर्यवेक्षण। देखरेख एवं सुधार से संबंधित है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण को शिक्षण प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी किसने कहा? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने पर्यवेक्षण को रीढ़ की हड्डी का शिक्षा प्रक्रिया की। कौन सी एक शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता है? वैज्ञानिक विधि का प्रयोग, सहयोग की भावना पर आधारित, प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुरूप। शैक्षिक पर्यवेक्षण की कुछ विशेषताएं हैं। सहयोग की भावना पर आधारित, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग, वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावशाली, प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुरूप, रचनात्मक तथा नेतृत्व शक्ति का विकास, अध्यापक सेवा पर अवलंबित, विद्यालय अंतःक्रिया का गत्यात्मक रूप, समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयत्नशील, योजनाबद्ध पर्यवेक्षण पर बल, परामर्शदाता के रूप में उचित निर्देशन। व्यक्तियों की संख्या के आधार पर शैक्षिक पर्यवेक्षण के कितने प्रकार हैं? व्यक्तियों की संख्या के आधार पर शैक्षिक पर्यवेक्षण के 2 प्रकार हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार, शैक्षिक पर्यवेक्षण के लगभग 23 विभिन्न प्रकार। बर्टकी के अनुसार पर्यवेक्षण के 6 प्रकार हैं। क्लिनिकल, निरीक्षणात्मक, नियंत्रणात्मक, निरोधात्मक, सहयोगी, लोकतंत्रीय, वैज्ञानिक, रचनात्मक पर्यवेक्षण के प्रकार है। ठीक है। व्यक्तियों की संख्या के आधार पर 2 है, व्यक्तिगत पर्यवेक्षण, पैनल पर्यवेक्षण। भूमिका एवं दृष्टिकोण के आधार पर निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, नियंत्रणात्मक या निरोधात्मक पर्यवेक्षण, स्वतंत्र पर्यवेक्षण, सहयोगी या लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण, रचनात्मक पर्यवेक्षण, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। यानी भूमिका एवं दृष्टिकोण के आधार पर 6 प्रकार है और व्यक्ति की संख्या के आधार पर 2 प्रकार है, व्यक्तिगत पर्यवेक्षण और पैनल पर्यवेक्षण। 2-4 पर्यवेक्षण होते हैं पैनल पर्यवेक्षण में। प्रभावी निरीक्षण की बाधाएं या समस्याओं पर विचार और सही उत्तर। ये सभी बाधाएं 1 से लेकर के 5 से। निरीक्षण में प्रभावशीलता की कमी, निरीक्षकों में व्यावहारिक ज्ञान व अनुभव की कमी, निरीक्षण की परंपरागत व निरंकुशवादी धारणा में आस्था, शिक्षकों का पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, शिक्षकों का असहयोगात्मक व्यवहार। कौन सी एक शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति नहीं है? शैक्षिक पर्यवेक्षण एक भौतिक विज्ञान है। नहीं, भौतिक विज्ञान नहीं है। शैक्षिक पर्यवेक्षण ओनली विज्ञान कह सकते हैं।
शैक्षिक पर्यवेक्षण एक कुशल नेतृत्व है। शैक्षिक पर्यवेक्षण एक सामूहिक प्रयास है। शैक्षिक पर्यवेक्षण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति, पर्यवेक्षण विकासोन्मुखी है, कुशल नेतृत्व है, तकनीकी सेवा है, वैज्ञानिक होता है, ठीक है, रचनात्मक होता है, गत्यात्मक होता है, भौतिक विज्ञान नहीं, वैज्ञानिक होता है, समग्र क्रिया है और सामूहिक प्रयास है। कौन? शैक्षिक पर्यवेक्षण। शैक्षिक निरीक्षण का अर्थ है विद्यालय के कार्यों का निरीक्षण करना। शैक्षिक निरीक्षण का अर्थ है विद्यालय के कार्यों का निरीक्षण करना। भारत में शैक्षिक निरीक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम 1854 में वुड डिस्पैच्ड वुड का घोषणा पत्र से मानी जाती है। हंटर कमीशन 1882 की सिफारिशों पर सर्वप्रथम शिक्षा इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई। माध्यमिक शिक्षा आयोग 52-53 ने माना कि शिक्षा इंस्पेक्टर को प्रशासनिक कार्यों की अधिक देखना चाहिए। वेबस्टर इंग्लिश के शब्दकोश के अनुसार निरीक्षण का अर्थ वह किसी व्यक्ति की जांच करना। मुखर्जी एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड फिनेंस के शब्दों में वरिष्ठ अध्यापक या प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। बर और बर्टन पुस्तक के सुपरविजन ऑफ इंस्ट्रक्शन के अनुसार निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षण में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। एक अच्छे निरीक्षण के गुणों के बारे में सही उत्तर है सभी है, ठीक है। पूर्व शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त, शिक्षण अनुभव, निष्पक्ष संगठनात्मक योग्यता और सामाजिक एवं सृजनात्मकता। शैक्षिक निरीक्षण का उद्देश्य है शिक्षकों के कार्यकुशल व क्षमतावान बनाना, अध्यापकों को मार्गदर्शन देना, शिक्षकों में विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान करना। शैक्षिक या विद्यालय निरीक्षण के उद्देश्य, ये उद्देश्य है। कक्षा शिक्षण निरीक्षण की विधियों में सम्मिलित है परस्पर श्रेणी विधि RCS, समान व्यवहार श्रेणी विधि ETCS, RCS, ETCS। वर्तमान में 2 प्रकार की कक्षा शिक्षण निरीक्षण विधियां प्रचलन में है। परस्पर श्रेणी विधि RCS, ये फ्लेंडर के 10 सूत्रीय निरीक्षण का ही सुधरा हुआ रूप है जिसमें 10 में से 9 श्रेणियां शिक्षक और विद्यार्थी के व्यवहार को देखने के लिए तथा एक कक्षा में शांति अथवा अस्पष्टता का घोतक है। इस विधि में केवल सामाजिक व भावनात्मक पर्यावरण पर विशेष बल दिया जाता है। समान व्यवहार श्रेणी विधि ETCS, RCS, ETCS क्या है? कक्षा शिक्षण निरीक्षण की 2 विधियां हैं, ठीक है। इस विधि में ETCS में विशेष बल संज्ञानात्मक आदान प्रदान पर रहता है। विद्यालय निरीक्षण का प्रकार है संशोधनात्मक, निरोधात्मक और रचनात्मक। विद्यालय निरीक्षण के प्रकार है संशोधनात्मक, निरोधात्मक और रचनात्मक। परिभाषाएं कम भी पूछी जाती है, ये सीधे शब्द आएंगे। पर्यवेक्षण का अर्थ दर्शाने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों का सही नहीं है। दूसरा गड़बड़ है, केवल निरीक्षण सम्मिलित है, नहीं, केवल निरीक्षण नहीं है। निर्देशन, नियंत्रण और निरीक्षण सम्मिलित है, मतलब 3 है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधीनस्थों को उच्च अधिकारियों द्वारा उसकी आवश्यकता अनुसार मदद दी जाती है। इसका अर्थ है प्राधिकार द्वारा और लोगों के कार्यों का निर्देशन करना। ये पर्यवेक्षण वगैरह ये सब है ना, प्री में और मेंस दोनों में। पर्यवेक्षण सकारात्मक शब्द है जबकि निरीक्षण नकारात्मक। पर्यवेक्षण सकारात्मक, निरीक्षण नकारात्मक। पर्यवेक्षण दिशा निर्देश और निरीक्षण की समन्वित दोहरी प्रक्रिया है। कौन सा शैक्षिक पर्यवेक्षण का कार्य है? तो वो है नेतृत्व प्रदान करना, शैक्षिक क्रियाओं में समन्वय करना और शैक्षिक उत्पादन में वृद्धि करना। वर्तमान संदर्भ में शैक्षिक पर्यवेक्षण का क्षेत्र विस्तृत होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों का समावेश किया जाता है। उपयुक्त शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करना, शैक्षिक क्रियाओं में समन्वय करना, मानवीय संबंध में सुधार करना, शैक्षिक उत्पादन में वृद्धि करना, शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में सुधार करना, शैक्षिक अंतः क्रियाओं में सुधार करना। कौन सा कार्य पर्यवेक्षण से संबंधित नहीं है? तो वो है बजट। पर्यवेक्षण से संबंधित है निर्देशन, केंद्रीकरण और प्रत्यायोजन है, जबकि पर्यवेक्षण में बजट नहीं आता है। किसका संबंध पर्यवेक्षण प्रक्रम से नहीं है? उच्चतम प्राधिकारी केवल उद्देश्य एवं व्यापक नीति निर्धारण कर दें। केवल आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अन्यथा इकाइयों से प्रतिवेदन जमा प्राप्त करना, विभागीय अध्यक्ष से पूर्वानुमोदन अपेक्षित होना,
यदि व्यय का प्रस्ताव हो तो उच्चतर अधिकारी का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होना। निम्नलिखित में से कौन से पर्यवेक्षण कार्य को प्रकट करता है? अधीनस्थ कर्मचारियों के काम की निगरानी करना, ठीक और कार्यकारी निष्पादन सुनिश्चित करना, कार्यकारी निष्पादन के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना। पर्यवेक्षण ये दो शब्दों सुपर और अवेक्षण सुपरविजन का योग है। इसका अर्थ दूसरे के कार्यों का अधीक्षण करना अर्थात दूसरे के कार्यों का सत्ता के सहयोग से निर्देशन सर्वेक्षण के दौरान उच्च अधिकारी से अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यवेक्षण का अनिवार्य लक्षण नहीं है? तो वह अधीनस्थों के दोष निकालना और दंड देना। दंड कोई नहीं दे सकता भाई, पर्यवेक्षण करने वाला दंड थोड़ी देता है। कौन से सही है लक्षण? पर्यवेक्षण और अधीनस्थों के बीच सहमत कार्य मानकों का विकास, अधीनस्थों के लिए रिपोर्ट फॉर्म का विकास करना, अधीनस्थों के बीच परस्पर गलतफहमी और विवादों का समाधान करना। लिंकट के अनुसार निम्न में से कौन सी एक विशेषता कार्य केंद्रित पर्यवेक्षण की कही जा सकती है? तो वो है वह काम करवाने के लिए भारी दबाव डालता है। पर्यवेक्षण काम करवाने के लिए भारी दबाव डालता है। लिंकट की पर्यवेक्षण शैलियाँ: कार्य केंद्रित पर्यवेक्षण और कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण। कार्य केंद्रित में क्या है? काम पूरा करने के लिए भारी दबाव डालते हैं, जबकि अधीनस्थों पर काम विश्वास करते हैं। कर्मचारी केंद्रित में अधीनस्थों पर कम दबाव डालते हैं और अपने अधीनस्थों पर विश्वास करते हैं और उनका विश्वास जीतते हैं। कार्य केंद्रित पर्यवेक्षण अधीनस्थों को कम स्वतंत्रता देता है, करीबी और विस्तृत पर्यवेक्षण करते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधीनस्थों को भागीदारी की अनुमति नहीं देते हैं। दंड देने वाले और गलतियों के प्रति आलोचक होते हैं। कार्य केंद्रित पर्यवेक्षण कार्य वाले काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण में क्या है? अधीनस्थों पर कम दबाव डालते हैं। अब कर्मचारी होंगे तो वो कहाँ से दबाव डालेंगे? अपने अधीनस्थों पर विश्वास करते हैं और उनका विश्वास जीते हैं। अधीनस्थों को अपनी काम की गति को स्वयं ही निर्धारित करने देते हैं। सामान्य पर्यवेक्षण करते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधीनस्थों की अधिकतम भागीदारी की अनुमति देते हैं। जब अधीनस्थ गलती करते हैं या समस्या होती है तो उनकी मदद करते हैं। जिम्मेदारी वाले काम पर ज़्यादा जोर देते हैं। प्राधिकारी संपन्न सभी व्यक्ति जो दूसरों के कार्य को नियंत्रित करते हैं पर्यवेक्षक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीकी मिलेट द्वारा सुनाई नहीं है? तो वो है परिणामों का निरीक्षण, क्योंकि वह समय और शक्ति पर अपव्यय बढ़ाता है। पर्यवेक्षण समय और शक्ति का अपव्यय थोड़ी करता है, वो तो योजनाओं को सही तरीके से लागू करने का निरीक्षण करता है। स्वतंत्र परियोजना का पूर्व अनुमोदन, कार्य की प्रगति प्रतिवेदन व्यवस्था, कार्यकलाप के विस्तार पर बजट की सीमा है। व्यक्तिगत जेडी मिलेट ने पर्यवेक्षण की 6 तकनीकों पर सुझाव दिया है। व्यक्तिगत प्रोजेक्ट का पूर्वानुमोदन, सेवा मानकों का प्रवर्तन, कामों पर बजटीय सीमाएं, अधीनस्थ कर्मचारियों का अनुमोदन, कार्य प्रगति पर जवाबदेही व्यवस्था, नतीजों की जांच। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यवेक्षण की सघनता और कर्मचारी के उत्पादन स्तर के सही संबंध को स्पष्ट करते हैं? पहला और चौथा। यदि पर्यवेक्षण निकटस्थ हो तो उत्पादन अधिक होता है, यदि पर्यवेक्षण अधिक दूरस्थ हो तो उत्पादन कम होता है। ये दोनों सही है। पर्यवेक्षण निकट हो तो उत्पादन कम होता है, ये तो उल्टा लिख दिया, अधिक होता है। पर्यवेक्षण अधिक दूर हो तो उत्पादन अधिक होता है, ये गलत हो गया, दूरस्थ हो तो कम होगा। पहला चौथा सही है। पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन, देखने की श्रेष्ठ शक्ति पर्यवेक्षण है। अधिदर्शन और दूसरों के कार्यों का अधीक्षण करना, दूसरों के कार्यों का सत्ता के सहयोग से निर्देशन करना। पर्यवेक्षण का सुपरविजन या पर्यवेक्षण का अर्थ है दूसरों के कार्यों का सत्ता के सहयोग से निर्देशन करना। शैक्षिक पर्यवेक्षण निरीक्षण में अंतर। एक दृष्टि में निरीक्षण केवल तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करता है, जबकि पर्यवेक्षण में परिस्थिति की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। निरीक्षण में कार्य क्या होता है? निरीक्षण शिक्षकों व व्यवस्था के दोष व कमियां बताकर उनकी आलोचना करता है। निरीक्षण निरंकुश
प्रभुत्वपूर्ण आदेशात्मक होता है कि विद्यालय व्यवस्था संचालन आर्थिक पहलू व उपस्थिति से अधिक संबंध रखता है। निरीक्षण अल्पकालिक व आकस्मिक होता है, जबकि पर्यवेक्षण शिक्षकों की व्यवस्था में कमियों को दूर करके शैक्षिक स्तर में सुधार करने हेतु मार्गदर्शन देता है। पर्यवेक्षण लोकतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, रचनात्मक होता है। इसका संबंध शिक्षण सुधार कार्यक्रमों से होता है। पर्यवेक्षण सतत रूप से चलता है। निरीक्षण के उद्देश्य कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, इसका उद्देश्य सूचना प्राप्त करना है। पर्यवेक्षण विद्यालयों की शैक्षिक उन्नति के लिए प्रयास करना, इसका उद्देश्य समुचित निर्देशन देना है। निरीक्षण दृष्टिकोण, इसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक, पर्यवेक्षण दृष्टिकोण सुधारात्मक। निरीक्षण प्रकृति आधिकारिक या नियंत्रणात्मक होती है, इसका स्वरूप संकुचित होता है। पर्यवेक्षण की प्रकृति प्रजातांत्रिक या सहयोगात्मक होती है, इसका स्वरूप व्यापक होता है। निरीक्षण में संबंध क्या होता है? निरीक्षण है व्यक्तियों के मध्य शासक एवं शासित की तरह संबंध होते हैं। इसमें निरीक्षक एक अधिकार के रूप में होता है। पर्यवेक्षण तथा व्यक्तियों के मध्य समानता या मित्रता के संबंध स्थापित होते हैं। पर्यवेक्षण एक परामर्शदाता के रूप में होता है। पर्यवेक्षण पर परामर्शदाता। निरीक्षण में नेतृत्व का अभाव होता है, जो ऊपर से थोपा जाता है। पर्यवेक्षण तथा व्यक्तियों के मध्य समानता या मित्रता के नहीं, नेतृत्व वाला हो रहा है। पर्यवेक्षण नेतृत्व के द्वारा ये संभव है, यह सभी के सहयोग से संबंध होता है। अब है निरीक्षण वातावरण क्या है? निरीक्षण भयमुक्त वातावरण का निर्माण करता है। पर्यवेक्षण सहायता एवं भयमुक्त वातावरण में संभव हो सकता है। भूमिका, निरीक्षण व्यक्तिनिष्ठ होता है, जो निरीक्षक एवं शिक्षक के मध्य होता है, जिसमें निरीक्षक की भूमिका प्रभावी होती है। पर्यवेक्षण एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें पर्यवेक्षक, शिक्षक, अभिभावक, शिक्षार्थी सभी भाग लेते हैं। निरीक्षण की भावना, मूल्यांकन करना। निरीक्षण का कार्य छिद्रान्वेषण करना होता है। निरीक्षण करने का दायित्व सामान्यतः एक या दो व्यक्तियों पर होता है। पर्यवेक्षण कुशल तकनीकी सेवा उपलब्ध कराना। पर्यवेक्षण का कार्य सहायता एवं मार्गदर्शन करना होता है। पर्यवेक्षण सामान्य 3 या अधिक व्यक्तियों द्वारा कराया जाता है। संस्थागत नियोजन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। संस्थागत नियोजन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या है? शैक्षिक संस्थाओं की दीर्घकालिक निर्णय योजना का सर्वाधिक प्रभावी उपागम निम्नलिखित आधारित होना चाहिए। स्पष्ट और सादा दृष्टि और आर्थिक पक्ष पर बल ये नहीं है। उपयुक्त प्रक्रिया का उपयोग, परिपक्व टीम का उपयोग और परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता। दूसरा और चौथा नहीं आएगा। आर्थिक पर बल नहीं देगा, ठीक है। आर्थिक पक्ष पर बल नहीं देना, परिणाम पर बल नहीं देना, ठीक है। शैक्षिक संस्थाओं के दीर्घकालिक निरीक्षण की विशेषताएं। संस्था नियोजन स्पष्ट, पर्याप्त एवं सुनिश्चित होता है। नियोजन के निर्माण में उपयुक्त प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसे बनाने वाले सदस्य अनुभवी एवं परिपक्व होते हैं। नियोजन के दौरान परिणामों की स्पष्ट प्रतिबद्धता होती है। संस्था नियोजन व्यावहारिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है, उद्देश्यपरक तथा विशिष्ट होता है। कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है? जिसकी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर है। शाला स्तर, शैक्षिक योजनाओं के निर्माण स्तर निम्न से उच्च की ओर। संस्था स्तर, विद्यालय, फिर ब्लॉक, फिर जिला, फिर राज्य, फिर केंद्रीय स्तर, यह सर्वोच्च स्तर होता है। संस्था किसे कहा जाता है? संस्था विद्यालय को कहा जाता है। और सर्वोच्च स्तर यानी कि केंद्रीय स्तर। विद्यालय से संबंधित परिचयात्मक सूचनाएं विद्यालय योजना के किस खंड में प्रस्तुत की जाती है? प्रथम खंड में विद्यालय योजना प्रस्तुत की जाती है। विभागीय निर्देशानुसार योजना के 3 खंडों को विभाजित किया जाता है। प्रथम खंड विद्यालय की समन्वय परिचयात्मक सूचनाओं से संबंधित होता है। द्वितीय खंड, इस भाग में विद्यालय की गत सत्र की क्षेत्रवार व कार्यक्रमवार उपलब्धियों का लेखाजोखा प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना उपलब्धियों से करके कमियों के लिए उत्तरदायी कारणों को अंकित करना है। तृतीय खंड में विद्यालय योजना ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। वर्तमान सत्र की कार्यक्रमवार योजना के चरण शीर्षक में प्रस्तुत चरणों को प्रस्तुत की जाती है। संस्था नियोजन का प्रकार है अल्पकालिक नियोजन, दीर्घकालिक नियोजन दोनों है। संस्था नियोजन के 2 प्रकार है। अल्पकालिक एक शैक्षिक सत्र के लिए, दीर्घकालिक एकाधिक सत्र हेतु 3 वर्षीय योजना। संस्थागत नियोजन हेतु सर्वप्रथम सोपान है प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय की गुणवत्ता विकास हेतु कार्यों की रूपरेखा बनाना।
संस्थागत योजना निर्माण के पद, संस्थागत योजना की तैयारी, साधनों का सर्वेक्षण, योजना के प्रारूप की रचना, योजना के प्रारूप पर विमर्श, संस्था योजना का क्रियान्वयन, संस्था योजना का मूल्यांकन। एक शैक्षिक संस्थान द्वारा अपने अनुभव में आई आवश्यकताओं प्राप्त हो सकने वाले साधनों के आधार पर निर्मित अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्थान की संस्थागत योजना कहलाती है। ये दीर्घकालिक या तो अल्पकालीन हो सकती है। ये विद्यालय और समाज की सभी साधनों के चरम उपयोग पर आधारित होता है। परिभाषा M.B. बुच ने दी। बुच की कर दिया बुचिया। बुचिया किसे कहते हैं? आपसे क्वेश्चन है। बुचिया। अच्छी संस्थागत योजना की विशेषताएं, लक्ष्य निर्देशन, प्रजातंत्रात्मक स्वरूप और आवश्यकता आधारित। अच्छी संस्था योजना, अब संस्था योजना सब अच्छी होती है क्या, इसमें पढ़ने की बात है। संस्थागत योजना निर्माण के सिद्धांतों में शामिल है उपयोगिता का सिद्धांत, उचित विभाजन का सिद्धांत, प्रभावी नेतृत्व का सिद्धांत। कुछ सामान्य सिद्धांत है। आवश्यकता के निर्धारण का सिद्धांत, साधनों के स्पष्ट आकलन का सिद्धांत, लक्ष्यों के उचित निर्णय का सिद्धांत और उपयोगिता का सिद्धांत, प्रभावी नेतृत्व का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत, उचित समय विभाजन का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत और वास्तविक एवं व्यावहारिक का सिद्धांत। संस्थागत नियोजन के क्षेत्र में असंगत है। विविध क्षेत्र में वृक्षारोपण, यह संस्थागत नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है। विविध क्षेत्र में वृक्षारोपण थोड़े आएगा। शैक्षिक क्षेत्र में अध्यापक दैनंदिनी इंपॉर्टेंट होती है। दैनंदिनी किसकी होती है? शैक्षिक क्षेत्र में अध्यापक दैनंदिनी, शैक्षिक में शिक्षण उपकरणों का निर्माण और भौतिक क्षेत्र में शुद्ध पेयजल, जबकि विविध क्षेत्र में वृक्षारोपण नहीं आया। भारत में सबसे पहले संस्थागत नियोजन की सिफारिश मोदालय शिक्षा आयोग 52-53 में की गई और इसका नाम विद्यालय समन्वय योजना रहेगा। विद्यालय समन्वय योजना में नियोजन की सिफारिश की गई। राजस्थान 72-73 से शिक्षा विभाग ने माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्थागत नियोजन तो वार्षिक विद्यालय विकास योजना का निर्माण निर्देश जारी किया। 73-74 से प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी क्रियान्वित किया जा रहा है। शिक्षा विभाग राजस्थान ने प्रत्येक विद्यालय में संस्थागत नियोजन हेतु वार्षिक योजना निर्माण का निर्देश जारी कर रखा है। किसी भी विद्यालय नियोजन के 4 प्रमुख पक्ष होते हैं। शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक सुधार कार्यक्रम हेतु बनाई गई योजना शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित कहलाती है। इसके अंतर्गत विद्यालय में शैक्षिक क्रियाकलापों में संख्यात्मक गुणवत्ता सुधार पर ध्यान दिया जाता है। शैक्षिक क्षेत्र नियोजन में मुख्य विषय अध्यापक दैनंदिनी, पाठ्यक्रम विभाजन, प्रभावी पर्यवेक्षण, गृह कार्य सुधार, वर्तनी सुधार, श्रुति लेख आदि। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रभावी उपयोग, विषय समिति, आदर्श पाठ का आयोजन, कक्षा कार्य सुधार, भित्ति पत्रिका, सामान्य ज्ञान वृद्धि, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। शैक्षिक क्षेत्र में को कैरिकुलर एक्सेप्ट, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में सुधार हेतु बनाई गई योजना शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। शैक्षिक क्षेत्र में योजना निर्माण के मुख्य विषय निम्नलिखित है। संपूर्ण साक्षरता, बुक बैंक, बाल सभा का आयोजन, प्रार्थना सभा का प्रभावी आयोजन, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रवृत्ति, शिक्षण उपकरणों का निर्माण, उत्सव व जयंतियों का प्रभावी आयोजन, शारीरिक एवं योग शिक्षा, खेलकूद की नियमित व्यवस्था, अध्यापक अभिभावक संघ, पुस्तकालय वाचनालय का प्रभावी उपयोग, समाज सेवी उत्पादक कार्य, समाज सेवा, NSS, NCC, स्काउटिंग, गाइडिंग या पर्वतारोहण, उत्सव एवं जयंतियों का प्रभावी आयोजन शैक्षिक में होता है। भौतिक क्षेत्र, फिजिकल एक्सेप्ट, विद्यालय भवन का विकास, खेल मैदान का सुधार, विद्यालय वाटिका आदि कार्यक्रम भौतिक क्षेत्र में आते हैं। भौतिक क्षेत्र में योजना निर्माण के मुख्य विषय निम्नलिखित है। विद्यालय भवन का निर्माण, प्रसाधन सुविधा, बाथरूम वाले, खेल मैदान का निर्माण, फर्नीचर निर्माण, विद्यालय भवन की रंगाई पुताई,
चार दीवारी का निर्माण, वृक्षारोपण। अच्छा, ये भौतिक क्षेत्र में आता है वृक्षारोपण, ठीक है। शुद्ध पेयजल, विद्यालय साज सज्जा, अंतरकक्षा स्वच्छता प्रतियोगिता और विविध क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम भी योजना में सम्मिलित किया जाता है। विविध क्षेत्र में संस्थागत योजना की आवश्यकता के प्रमुख कारण कौन से हैं? संस्थागत योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन का अच्छा साधन है। संस्थागत योजना राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आधार प्रदान करती है। संस्थागत योजना विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलता है। संस्थागत योजना की आवश्यकता निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होती है। विद्यालय के लक्ष्य या उद्देश्यों के स्पष्टीकरण में सहायक होती है। उपलब्ध हो सकने वाले साधनों की विस्तृत जानकारी मिल जाती है। अपने कार्यों में प्राथमिकता निर्धारण कर सकते हैं। अल्पकालीन दीर्घकालीन कार्यक्रम निश्चित करके लक्ष्यों की प्राप्ति में सुगमता हो जाती है। विद्यालय सुधार कार्यक्रम में शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। संस्थागत योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का अच्छा साधन है। संस्थागत योजना राष्ट्रीय कार्यक्रम को आधार भी प्रदान करती है। वास्तविक रूप से कठिनाइयों से परिचित कार्यकर्ताओं को महत्व मिल जाता है। विकेंद्रीकरण के लाभ मिलते हैं तथा विद्यालय में प्रजातांत्रिक वातावरण तैयार होता है। विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलता है। संस्थागत नियोजन के उद्देश्य में शामिल है। अध्यापकों की स्वतंत्रता रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। शैक्षिक आयोजनों को उचित दिशा प्रदान करता है। छात्रों, अध्यापकों और प्राचार्यों की भूमिका को निश्चित किया जाता है। प्रभावपूर्ण ढंग से संस्थागत योजना बनाते समय किन तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है? योजना का विस्तार वित्तीय साधनों तथा स्रोतों के अनुकूल हो। विद्यालय सुधार अथवा विकास योजना से संबंधित एक छोटी समिति बना देनी चाहिए। योजना को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित किया जाना चाहिए। प्रभावपूर्ण ढंग से संस्थागत या विद्यालय योजना बनाते समय निम्न बातों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। योजना का विस्तार वित्तीय साधनों तथा स्रोतों के अनुकूल हो। राजस्थान शिक्षा विभाग के संस्थागत नियोजन की रूपरेखा आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में किया गया है? संस्थागत नियोजन की रूपरेखा किस धारा में है? धारा 22 में विद्यालय विकास योजना, 21 में एसएमसी, 22 में विद्यालय विकास योजना। शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ